नमस्कार, स्वागत है आपका जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना और इलेक्शन हेडक्वार्टर से हम लेकर हाजिर हैं आज एक और बड़ी कवरेज। जी हां, महाविजय के बाद मेगा शो। उत्तर प्रदेश में इतिहास बनाने वाली जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में रोड शो करेंगे और इस मेगा शो को कवर करने के लिए हमारी खास और सबसे बड़ी कवरेज शुरू हो रही है। पीएम मोदी दिल्ली में होटल ल मेरिडियन से पैदल चलकर बीजेपी मुख्यालय तक जाएंगे, अपने कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करेंगे। 2019 के पहले देश के 15 राज्यों में चुनाव होने हैं। ऐसे में अगर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि देश में अब ऐसा कोई नेता नहीं है जो मोदी को चुनौती दे सके, जेडीयू को यह कहना पड़े कि मोदी से लड़ना है तो सारे विपक्ष को एक साथ आना होगा और कांग्रेस ये मानने को मजबूर हो जाए कि देश में इस वक्त नरेंद्र मोदी सबसे बड़े नेता हैं, तो क्या माना जाए कि मोदी हर उस फॉर्मूले को ध्वस्त कर चुके हैं जिसके सहारे विपक्ष अपनी राजनीति कर रहा है? क्या यह मान लिया जाए कि मोदी जाति, धर्म और तुष्टीकरण का हर दांव फेल कर चुके हैं और जिस बीजेपी को सांप्रदायिक राजनीति का आधार कहा जाता था, वोटर्स से सामाजिक राजनीति की परिभाषा बदलने के लिए नरेंद्र मोदी ने एक नया आधार तैयार कर दिया? आज की चर्चा इसी पर होगी इस मेगा कवरेज के साथ। आजादी के बाद के सबसे लोकप्रिय नेता बनकर श्री नरेंद्र मोदी आज देश के सामने उभरे हैं। हर गरीब को लगता है कि उसके घर का बेटा देश का प्रधानमंत्री है। ये मोदी लहर की जीत है। मोदी जी बहुत ताकतवर बन के उभरे। सबको गोलबंद होना पड़ेगा। क्या देश में अब वाकई कोई ऐसा नहीं जो मोदी के सामने ठहर सके, ब्रांड मोदी की बराबरी कर सके और मोदी की तरह ही जीत की सबसे बड़ी गारंटी हो? क्या बीजेपी की भारी जीत के बाद उमर अब्दुल्ला ने जो कहा वो विपक्ष के लिए कड़वी सच्चाई है? उमर अब्दुल्ला ने कल ट्वीट में लिखा कि देश में अब कोई ऐसा नेता नहीं है जो मोदी को चुनौती दे सके और विपक्ष को 2019 भूलकर 2024 की तैयारी करनी चाहिए। लग रहा है देश में सबसे बड़े जीते हुए नेता वही हैं। उमर अब्दुल्ला ने विपक्ष का हौसला तोड़ा तो नीतीश कुमार ने महाजीत पर बधाई देते हुए लिखा, सरकार के नोटबंदी के फैसले से गरीबों ने राहत महसूस की। नोटबंदी के खिलाफ कड़े विरोध करने की जरूरत नहीं थी और यूपी में पिछड़े वर्ग के बड़े तबके ने भी बीजेपी का समर्थन किया। खुद बीजेपी कहती है ऐसी अकल्पनीय जीत के लिए सिर्फ 3 वजह हैं, मोदी, मोदी और सिर्फ मोदी। तो क्या मोदी का मुकाबला अब खुद मोदी से है सिर्फ? और दूसरी बड़ी बात कि मोदी में आखिर ऐसा क्या है? वो अपने आप अपने लिए एक टारगेट तय करते हैं, उसे अचीव करते हैं और इसके पहले कोई उनकी पीछे की रणनीति को पकड़ पाए वो अगले टारगेट की तरफ निकल जाते हैं। हम आपको बताएंगे हमारे साथ आज कौन कौन से खास मेहमान हैं, लेकिन उसके पहले आपको कुछ आंकड़े दिखाते हैं जिन पर आपको आज नजर डालनी चाहिए। मोदी का राजयोग चल रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन विपक्ष का राहुल काल चल रहा है क्या? यूपी में बीजेपी की सीटें 5 गुना बढ़ गई हैं 5 साल में। उसके विपरीत राहुल गांधी 24 चुनाव हार चुके हैं। इसके बाद भारत की 58% आबादी ऐसी है जिस पर बीजेपी यानी कि नरेंद्र मोदी एक छत्र राज कर रहे हैं और दूसरी तरफ कांग्रेस का। यूपी में 132 सीटों पर उन्होंने रैली की 96 जिताई। राहुल की 40 रैलियों के बाद कांग्रेस पार्टी को कुल मिला के 7 सीट आई, जो कि डबल डिजिट से भी कम है। 2 आंकड़ों में भी नहीं आ पाई कांग्रेस। बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और कांग्रेस इस दरमियान क्षेत्रीय दलों से भी ज्यादा कमजोर हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में वो इस समय 5वें नंबर पर है। बिहार में वो खुद मानते हैं कि वो जूनियर पार्टनर है। हालांकि पंजाब में मिली जीत से कांग्रेस का आत्मविश्वास निश्चित तौर पर थोड़ा सा बढ़ा होगा। ये कुल मिला के इस वक्त की तस्वीर है। आपको बता दें हमारे साथ मेहमान होंगे प्रेमचंद मिश्रा, जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। पटना स्टूडियो से इस चर्चा का हिस्सा बनेंगे। स्वागत है प्रेमचंद मिश्रा आपका। नूपुर शर्मा हमारे साथ हैं, वो दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रही हैं, वो बीजेपी की प्रवक्ता हैं। डॉक्टर निनाद सेठ हमारे साथ हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, सोफोलॉजिस्ट हैं। स्वागत है स्टूडियो में आपका। वो कह रहे हैं कि मुझे डॉक्टर ना कहें, हम तो हर पढ़े लिखे को डॉक्टर कह देते हैं सर, कोई ऐसी बात ही नहीं है। सीपी सिंह साहब हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, कमेंटेटर हैं। स्वागत है सीपी सिंह साहब। अवनीश अवस्थी हमारे साथ हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं और आरएसएस आइडियोलॉग हैं, संघ से जुड़े विचारक हैं। गंगा साहे मीना हमारे साथ हैं,
स्वागत है आपका भी। दलित चिंतक हैं और पिछले 3 दिन की शिकायत आपकी हमने आज दूर की। हर बार उनका कहना था कि मेरा परिचय नहीं कराते, सीधे सवाल पूछने लगते हैं। कमर आगा साहब हमारे साथ हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट, कमेंटेटर के तौर पर। अब तक आप उनको विदेश मामलों के जानकार के तौर पर टीवी पर देखते रहे हैं। स्वागत है कमर आगा साहब आपका भी आज स्टूडियो में। अंबर जैदी हमारे साथ हैं, पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं, एनालिस्ट हैं, फिल्म मेकर हैं, युवा चेहरा है। स्वागत है आपका भी अंबर। और शांतनु गुप्ता हमारे साथ हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, किताब उन्होंने लिखी उत्तर प्रदेश विकास की प्रतीक्षा में, उसके लेखक हैं। स्वागत है आपका भी। और मेरे सहयोगी पीछे आप देख पा रहे होंगे, आ चुके हैं इस वक्त बीजेपी दफ्तर से ब्रह्म प्रकाश। और धूप पड़ रही थी, ब्रह्म प्रकाश स्क्रीन पे देख के ऐसा लगा था कि आपके साथ भी होली खेल दी इन लोगों ने वहां पर। कहां हैं आप अभी और क्या हो रहा है वहां? आपकी आवाज हमें नहीं आ रही है। कहना चाहूँगा किस तरह से कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। अशोका रोड की जो तस्वीरें आपको दिखाएं, कार्यकर्ता जमा हो गए हैं। दोपहर से ही यहाँ पर जमा होने लगे थे और रंग गुलाल लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहे हैं क्योंकि जो जन अभिनंदन, प्रधानमंत्री का जन अभिनंदन के रूप में जो रोड शो होगा, उसी के लिए कार्यकर्ता जमा हो रहे हैं। प्रधानमंत्री लोगों का धन्यवाद करेंगे जिस तरह से 5 राज्यों में चुनावी परिणाम आए हैं। हम आप बहुत सारे युवा हैं जो प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? हमें बहुत खुशी है, मोदी जी का इंतजार कर रहे हैं हम खड़े होकर। मोदी जी ने जिस तरीके से उन लोगों को सिखाया है जो लोग कहते थे ब्लैक मनी के माध्यम मोदी का विरोध है, मोदी का कोई विरोध नहीं है। मोदी सीएम अपना, मोदी पहले अब 2019 से पीएम बनने जा रहे हैं। क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद करूंगा उत्तर प्रदेश की जनता को। और ये जो जीत है, ये विकास की जीत है। नरेंद्र मोदी जी ने जो काम कराया है अपने प्रधानमंत्री काल के अंदर जनता के लिए, ये उसकी जीत है। और आज का दिन उत्सव, एक त्योहार की तरह बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री कुछ ही क्षण में हमारे बीच आने वाले हैं। पूरे अशोका रोड पर अगर हम गोल चक्कर से अगर हमारे कैमरा पर्सन तस्वीरें दिखा सकें तो अशोका रोड, पार्टी दफ्तर तक इसी अशोका रोड पर लोग जमा होने लगे हैं। किनारे किनारे सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। दोनों किनारों पर पब्लिक खड़ी होगी। बीच से प्रधानमंत्री, ऐसा कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री बीजेपी दफ्तर तक पैदल गुजरेंगे इस जगह से। रोहित, बिल्कुल। ब्रह्म प्रकाश, वापस आता हूं आपके पास। ये अपने आप में एक नया आइडिया है। निनाद सेठ, आपको लगता है कि पीएम दिल्ली में रोड शो करेंगे, वो जानबूझ के एक जो सेंटिमेंट बना हुआ है, जिसको कहते हैं ना महफिल लूट लेना, वो पूरी तरह से लूट लेना चाहते हैं? सर, ऐसा है कि इसके लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री का व्यक्तित्व किस तरह का है। ये एक ऐसा लीडर है, एक ऐसा नेता है जो अपने व्यक्ति विशेष को छोड़ के कॉन्स्टिट्यूएंसी के कॉमन मैन तक बड़ी आराम से पहुंच सकता है। और ये जो मैंडेट आया है, इसमें हमें एक बड़ी दिलचस्प बात पता चली है कि नोटबंदी को जिस तरह इन्होंने कम्युनिकेट किया आम आदमी के साथ, ये बहुत ज़रूरी है समझना कि नोटबंदी विषय ही नहीं था। अब पॉलिटिकल पार्टीज़ को यही नहीं पता चलता, क्योंकि लीडरशिप जो पॉलिटिकल पार्टीज़ की हैं, चाहे मायावती हो या राहुल जी हो, कि विषय क्या है। इस आदमी को विषय क्या है इसलिए पता है कि वो ग्राउंड से जुड़ा हुआ अभी भी है, प्रधानमंत्री होने के बावजूद। तो और इसमें अजीब बात यह है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को पता होता है विषय क्या है, क्योंकि उनके लोग हमेशा ग्राउंड पे रहते हैं। पर जो लीडरशिप है वो अपने खुद की पार्टी की बात सुनने से कट गई है। और ये जो मेंटेन करके रखा है मोदी जी ने कि भाई क्या मुद्दे हैं ये पता लगाना, उसके लिए आम आदमी से बात करते रहना, बात आई मीन कम्युनिकेट करने की चैनल्स ओपन रखना, ये बहुत ज़रूरी रहा है। क्योंकि अगर आप देखें ना मायावती को, जो वन वुड हैव एक्सपेक्टेड कि वो अपने ग्राउंड लेवल से ज़्यादा जुड़ी हुई होंगी, पर उन्होंने अपने आप को कट ऑफ कर दिया है। तो दिल्ली में लीडरशिप ने मोदी जी के सिवाय सब कट ऑफ कर दिया है। और ये एक और वाकया है जो आज होने वाला है रोड शो, जिससे ये पता चलता है कि ही इज कंफर्टेबल विथ हिज ओन पीपल। एक बार चलते हैं नुपुर के पास। नुपुर, ये आइडिया कहां से आया रोड शो करने का दिल्ली में? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद और आपको सभी को स्टूडियो में और आपके माध्यम से सभी दर्शकों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये आइडिया नहीं कहूँगी मैं, देखिए ये ज़मीनी स्तर के नेता हैं नरेंद्र मोदी जी, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, लोकप्रिय हैं और उनके बीच में ही रह के चलना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल से एक तरीके से उन्होंने पॉलिटिकल डिस्कोर्स को बदला है। शुरुआत में 10 साल पहले जो भी राजनेता होता था उसको रजवाड़ा या रॉयल्टी माना जाता था, भगवान का दर्जा दिया जाता था। लेकिन अब वो बदल चुका है। अब जो जनता है वो कह रही है 70 साल में तुम भगवान हो कि भी तुम बेसिक नेसेसिटीज, पानी, शौचालय और खाना और बिजली तो दे नहीं पाए।
तो तुम भी इंसान ही हो, तो हमारे साथ चलो। और नरेंद्र मोदी जी ये कभी नहीं भूलते कि वो कहाँ से आए हैं, उनको कितने साल लगे, कितने सालों की मेहनत लगी है। और अगर आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी भी ऐसी पार्टी है, क्योंकि यहाँ पे कोई एक परिवार का नाम नहीं चलता, एक किसी सरनेम का नाम नहीं चलता। यहाँ एक बहुत ही ज़्यादा डेमोक्रेटिक सिस्टम है और मे द बेस्ट पर्सन विन वाला सिस्टम भी है। तो जो अपने लोगों के भीतर चलता रहेगा, जो उनके लिए मेहनत और काम करता चलता रहेगा, वो ही नेता कहलाएगा और वो ही लीडर कहलाएगा। प्रेमचंद मिश्रा, आपने उनका तंज पकड़ लिया ना, वो कह रही है सरनेम नहीं चलता। आपको लगता है कि सरनेम के नुकसान उठा रहे हैं आप लोग? अपने अपने ढंग से व्याख्या करने को सब स्वतंत्र हैं और वो भी विजेता हैं और बड़ी जीत हासिल की है भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में। और कांग्रेस पार्टी ने, हमारे नेता श्री राहुल गांधी ने, प्रधानमंत्री जी को, बीजेपी को, सबको हमने बधाई इसके लिए दी है। और उत्तर प्रदेश के जनादेश को भी पूरी विनम्रता से हमने स्वीकारा है। हमारे गठबंधन को, हमारी गठबंधन की राजनीति को उत्तर प्रदेश की जनता ने समर्थन नहीं दिया, यह एक सच्चाई है। और प्रधानमंत्री जी का जो रोड शो है, ये कार्यक्रम है, ये हम सब जानते हैं कि वो, एक बार आडवाणी जी ने भी कहा था कि वो एक अच्छे इवेंट मैनेजर हैं। वो जानते हैं इन चीज़ों को कि क्या करने से क्या लाभ मिलेगा और कैसे पब्लिसिटी मिलेगी। और चूँकि जो विजेता होता है वो इस तरह के काम करे तो भी स्वागत योग्य है। प्रधानमंत्री हैं, दिल्ली में नगर निगम के चुनाव भी होने वाले हैं, तो हो सकता है ये तमाम चीज़ें उनके ध्यान में हो कि चलो इसी बहाने अपने कार्यालय के पास ही उतर के कुछ दूर पैदल चल जाएं। मैं समझता हूँ कि ये जो जनादेश है 5 राज्यों का, भारतीय जनता पार्टी के लिए एक अच्छी बात है कि उत्तर प्रदेश में उनको बड़ी सफलता मिली है और वो उसके लिए बधाई के पात्र हैं। लेकिन कांग्रेस के लिए भी उत्तर प्रदेश को अगर हम छोड़ दें तो हमारे लिए निराशाजनक नहीं है, हमारे लिए भी उत्साहवर्धक जनता ने बताया है। और जो लोग ये दावा करते थे कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, उनके लिए चिंता का विषय है कि हम नॉर्थ ईस्ट में जीते हैं, जीत के कगार पे आ गए हैं, हमारी प्रेजेंस वहाँ इफेक्टिव रही है और सबसे बड़ी पार्टी के रूप में मणिपुर में हम आए। पश्चिम में आप देख लीजिए, वहाँ गोवा में सबसे बड़ी पार्टी आए हैं, 2 MLA और होते तो हम सरकार बना लेते। और पंजाब में एक शानदार जीत उत्तर में हमको मिली है। तो देश के 3 कोने में कांग्रेस के प्रति लोगों का विश्वास, लोगों का समर्थन, ये अपने आप में साबित करता है कि जो लोग इस भ्रम में रह रहे हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत कर लेंगे, उनके लिए भी एक संदेश है। ठीक है, कि कांग्रेस के बिना भारतीय लोकतंत्र की कल्पना नहीं की जा सकती है। ठीक है, हम सबको बधाई देते हैं जो जीते हैं और उनसे भी अपेक्षा करते थे कि भाजपा के भी लोग इतने उदार होते, प्रधानमंत्री जी राहुल जी को बधाई देते पंजाब जीत पर, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। ये उनकी सोच है। प्रधानमंत्री ने कल अमरिंदर सिंह को फोन किया, सभी आपके दर्शकों को जीतने के साथ साथ हैप्पी बर्थडे भी कहा। आप शायद आपने ध्यान नहीं दिया होगा, खबरें थी सब जगह और उन्होंने जवाब भी दिया वापस उनको। या तो आप मानते हैं कि अमरिंदर सिंह की जीत नहीं है, वो राहुल गांधी को ही दी जानी चाहिए थी बधाई। अमरिंदर का बर्थडे है तो भी हैप्पी बर्थडे राहुल गांधी को कहना चाहिए था। नहीं, अब आप भी तंज कसने में नहीं सर, तंज नहीं कस रहा हूँ ना। आप कुछ भी कर सकते हैं। आप जब तक सही जा रहे थे मैंने आपसे कुछ नहीं कहा, लेकिन आपने जहां चीज को गलत दिशा में मोड़ने की कोशिश की, मैंने केवल आपको याद दिलाया। राहुल जी ने प्रधानमंत्री को, देखिए राहुल जी ने अमित शाह जी को, प्रधानमंत्री को, पूरी भारतीय जनता पार्टी को ट्वीट करके बधाई दिया। मैं ये कह रहा हूँ। दूसरी तरफ आपने क्या कहा, आपको इतनी परेशानी है कि राहुल जी को आप बधाई तक नहीं दे सकते हैं कि आपको भाई पंजाब जीत गए। एनीवे, ये विषय नहीं है चर्चा का। मैं तो एक बताया कि किस तरह के माइंडसेट के लोग हैं और क्या सोच है। ठीक है, नूपुर आपको जवाब देना चाहते हैं, फिर मैं यहाँ से कमेंट लूंगा आपकी बात। जी मैं कुछ कहना चाहूँगी। नूपुर बोलेगा, फिर मैं यहाँ कमेंट लेता हूँ इसी बात। देखिए, एक बहुत जरूरी बात ये समझनी है कि नेता वही है जो जिन कार्यकर्ताओं की मेहनत और उनके परिश्रम के वजह से जहां बैठे हैं उनके बीच में ही बने रहे। और ये नरेंद्र मोदी जी भली भांति जानते हैं, क्योंकि उनको अरसों हो गया है काम करते हुए। कभी वो भी कार्यकर्ता थे और 52 साल के बाद आज इस कगार पे आए। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी कि इनके खुद ही कांग्रेस पार्टी के एक नेता के आज एक स्टेटमेंट पेपर में आई है, शायद उन्होंने पढ़ी नहीं, जो ये कहते हैं कि पंजाब की विन सिर्फ कैप्टन अमरिंदर सिंह की देन है, राहुल गांधी की नहीं। और ये आपके नेता हैं सिद्धू जी, नवजोत सिंह सिद्धू जी।
तो आप या तो डिस्काउंट कर दें या आप बिल्कुल डिनाइल में रह लें कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को, हमारे कार्यकर्ताओं को शायद विश करने से पहले नरेंद्र मोदी जी ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को बधाई दे दी, उनको बर्थडे का भी विश कर दिया। और आप माने ना माने, लेकिन जहाँ पे हमारा केंद्र कार्यालय है वहाँ पे एमसीडी की जगह ही नहीं है। यहाँ पे एमसीडी के चुनाव होते नहीं, एनडीएमसीडी। और एक मैं प्लीज, आई डिड नॉट इंटरप्ट यू, आई डिड नॉट इंटरप्ट यू, प्लीज दूसरे को बोलने दीजिए। मैंने आपकी पूरी बात सुनी, मैंने आपकी पूरी बात सुनी। देखिए आप प्लीज मेरी पूरी बात सुन लीजिए, मैंने आपकी पूरी बात सुनी। तीसरी बात यह है कि जहां तक गोवा का सवाल, पंजाब आप लोग जीते हैं, हम माइनॉरिटी पार्टनर हैं, हम मानते हैं ये जनता का ये डिसीजन था, हमारी सराखों पर है। जहां तक मणिपुर की बात है, आप ये मत कहिए कि आप जीत की कगार पे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का तो मणिपुर में कोई वजूद ही नहीं था, उसके बावजूद वो डबल डिजिट्स पे आके खड़ी है। वहां तो आपका सबसे बड़ा लॉस हुआ है। और रही बात गोवा की, तो वहां पे भी किसी की क्लियर मेजोरिटी नहीं है, सिर्फ 4 सीटों का अंतर है। और जो अदर्स है वो भी हमारे ही लोग हैं जो रूट के इंडिपेंडेंट जाके खड़े हो गए थे। और उन्होंने हमें ऑलरेडी फीलर्स भी भेजने शुरू कर दिए। खैर ये बात की बात है, पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसाइड करेगी। तो मेरे हिसाब से हिंदुस्तान से भाग जाना और रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग जाना, बजट सेशन से भाग जाना, ये राहुल गांधी जी का यही काम करने का तरीका है। अस एंड देम, मतलब वो राजा है, उनका सरनेम है, और बाकी जो आप कार्यकर्ता है वो जमीन पे कुछ भी करते रहिए। अब इससे बाहर निकलते हैं थोड़ा, नहीं पसंद। ठीक है, अब इस नोकझोंक से बाहर निकलते हैं थोड़ा सा। हमारे साथ गौतम लाहिड़ी भी आ गए हैं स्टूडियो में, वरिष्ठ पत्रकार हैं। स्वागत है गौतम जी आपका। हालांकि मुझे ब्रेक लेना है, पर मैं एक छोटा सा कमेंट आपसे लेके ब्रेक लेना चाहता हूँ। नरेंद्र मोदी आज अगर दिल्ली की सड़क पे उतर रहे हैं तो वो एमसीडी के इलेक्शन को देख के उतर रहे हैं या 2019 के लिए? नहीं, ये तो सच बात है कि 2019 के साथ साथ कार्यकर्ता का मनोबल बढ़ाने के लिए भी कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने वाराणसी में जो रोड शो किया थे उसका जो इम्पैक्ट हुआ वो तो नतीजा में आ चुका है। नरेंद्र मोदी जो किसी कहा है उन्होंने, मैं सहमत हूँ कि ज़मीनी स्तर का नेता है। कभी दिल्ली का राजनीति उन्होंने नहीं किया था, कभी यहाँ पे सांसद नहीं बने थे, पहली बार बना, पहली बार राष्ट्रीय राजनीति कर रहे थे। और वो भारतीय जनता पार्टी के भले ही कार्यकर्ता थे, वो वहाँ के जनरल सेक्रेटरी होके काम किया था कुछ दिन, लेकिन उसके बाद से गुजरात में ही वो मुख्यमंत्री रहे। तो एक नेता उभर के आने के बाद राष्ट्रीय स्तर पे इतना एक अनपैरेलल लीडरशिप एस्टेब्लिश किया चुनाव के दौरान, ये डेफिनेटली सबके लिए एक लेसन है। सारे राजनीतिक दल को सोचना पड़ेगा कैसे जनता के साथ नेता संपर्क करते हैं, कैसे उसके साथ जोड़ जाते हैं, कैसे उसके साथ कम्युनिकेट करते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। चलिए वापस आता हूँ, तब मैं आप लोगों से पूछूंगा जो प्रेमचंद मिश्रा ने एक बात कही, ये इवेंट मैनेजमेंट है जो प्रधानमंत्री कर रहे हैं जैसा उन्होंने तंज कसा, ये जनता से कनेक्ट है जैसा गौतम लाहिड़ी साहब ने कहा, या फिर ये शक्ति प्रदर्शन? एक छोटा सा ब्रेक लेके वापस आ रहे हैं। पीएम मोदी का मेगा रोड शो शुरू होने वाला है दिल्ली में।